हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों का 25 नंबर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और रोज़ रात 10 बजे वाली क्लास में आप जुड़ते होंगे तो आप जान पाए होंगे कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उसके हम तीसरे लेक्चर को यहाँ से पूरा करने वाले हैं। इसके 2 लेक्चरों को हमने पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उन दोनों लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन सभी पार्टों पर क्रम दर क्रम बने रहिए, जिससे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां इसकी बहुत सी बातें आप सीख सकें। यदि एग्जाम में यदि इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन आपका सही निकल सके। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर के क्वेश्चन से। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। यदि आप रोज़ाना मेरे साथ जुड़े रहते होंगे तो आप ऐसा जान ही पाए होंगे कि 40 क्वेश्चन हम सीख चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर के क्वेश्चन से। और जो हमारे पास 41 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप यहाँ से देख ही पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? देखो, होने को तो ये एसीटीएच हार्मोन होता है, एसीटीएच हार्मोन होता है। और इस हार्मोन को यदि हम पूरे नाम से व्यक्त करना चाहें तो इसको पूरा नाम हम दे सकते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये एसीटीएच हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो सबसे अधिक हार्मोनों का स्राव करती है। जैसे आपने पीछे के लेक्चर में एक हार्मोन को और पढ़ा होगा जिसे एडीएच हार्मोन कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। और आज आप एक नया जान चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एसीटीएच हार्मोन का भी स्रावित करती हैं। और इस एसीटीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इस एडीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसके अलावा एक एसटीएच हार्मोन और होता है सोमेटोट्रोपिन, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन, जिसे हम कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोनों का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होगा क्या? सी आपका यहाँ से सही जवाब होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? और ये देखो, एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी जिस भी परीक्षा में आप बैठने वाले हो वहाँ ये क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन पे आप प्रॉपर बने रहिए और सभी क्वेश्चनों पे आप अपना टाइम दें, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे वे में मैं आपको समझा पाऊँ और टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को आप जिससे कि जान सकेंगे। और दोस्तों, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी प्राप्त नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम 42 नंबर के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम जान रहे हैं क्या कि अग्नाशय जो होता है इस अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। दिए गए जो ऑप्शन है इन ऑप्शनों में हमें यहाँ से बताना था कि अग्नाशय किसका स्रावित करता है। तो देखो, आप यदि मेरे साथ पीछे के लेक्चर में बने हुए होंगे तो हमने जाना था वहाँ से क्या, इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन का स्राव कौन करता है? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। अग्नाशय के द्वारा जो स्रावित जो हार्मोन होता है वो एक होता है कौन सा? इंसुलिन। होने को तो और भी होते हैं, जैसे एक ग्लूकागोन होता है, एक सोमेटोस्टेटिन होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ से ऐसे दिया गया था कि निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित हम किसे कौन करता है? अग्नाशय का स्रावित इंसुलिन होता है अग्नाशय के द्वारा। और अग्नाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह आते हैं और उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं क्या? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस बात का भी चर्चा करता है क्वेश्चन में कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं का समूह कौन से अंग में पाया जाता है। तो कौन से अंग में पाया जाता है? अग्नाशय में। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा किसका स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए, तो आप 42 नंबर का सही जवाब जान पाए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डायबिटीज
डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती हैं? जो डायबिटीज होती हैं वो किस हार्मोन के कम बनने से होता है, ये हमें यहाँ से क्वेश्चन में बताना था। तो देखो, यदि आप मेरे साथ पीछे के लेक्चर में जुड़े हुए थे कंटिन्यू, तो वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। और ये जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। किसकी मात्रा का नियंत्रण करता है? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि बाय द वे हमारे शरीर में यदि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। तो अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अर्थात हमें डायबिटीज से बचाने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। अर्थात 43 क्वेश्चन का सही जवाब हमारा यहाँ से क्या होता? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? हमें देखो इस क्वेश्चन में बताना था कि मनुष्य की जो त्वचा का जो रंग होता है, इस त्वचा की रंग को रंग देने का काम, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो त्वचा होती है, इस त्वचा के रंग का निर्धारण कौन करता है? देखो, कहीं भी आपको वर्णक शब्द दिखाई दे, इस वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। क्या होता है? रंग देने वाला। हमारी त्वचा को रंग देने वाला कौन सा वर्णक होता है? तो उस वर्णक को कहा जाता है क्या? मेलेलिन वर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलेलिन। हमारी त्वचा को जो रंग देने वाला जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है? मेलेलिन होता है। और देखो, इस ऑप्शन के बारे में भी आप जानिएगा। बी ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन एक प्रोटीन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्रोटीन का प्रकार होता है, जो कि हमारी आँख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आँख में पाया जाता है। और आँख में भी कोशिकाएं देखो दो होती हैं। एक तो होती है शंकु कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? शंकु कोशिका। और दूसरी कोशिका होती है शलाका कोशिका। क्या होती है? शलाका कोशिका। शलाका कोशिका में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं क्या? रोडोप्सिन प्रोटीन कहते हैं। और इस रोडोप्सिन प्रोटीन का निर्माण हमारी आँखों में विटामिन ए करता है। कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए करता है। यदि आप मेरे साथ विटामिन के टॉपिक में यदि आप जुड़े हुए थे, तो आप ऐसी बातों को वहाँ से जाने थे। यदि आपने विटामिन्स को नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ क्रम दर क्रम सभी टॉपिकों पे आप अपना समय दें, जिससे कि सभी टॉपिकों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो वहाँ से हमने जाना था विटामिन में रोडोप्सिन प्रोटीन आँखों में पाया जाता है, और इसका निर्माण कौन करता है? विटामिन ए करता है। और आँख की भी कौन सी कोशिका में पाया जाता है? शलाका कोशिका में पाया जाता है, जिसे रोड सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोड सेल भी कहा जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, क्यों? आयोडीन युक्त नमक, डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। तो ऐसा क्यों करता है वो डॉक्टर? क्योंकि हमारी जो थायराइड जो ग्रंथि होती हैं, ये थायराइड ग्रंथि आयोडीन के लिए संश्लेष आयोडीन की मात्रा में काम करती है। मतलब ये जो थायराइड जो ग्रंथि होती हैं, ये जिस हार्मोन का स्राव करती हैं, उस हार्मोन को कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम सही जवाब हमारा बता सकते थे कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि होती है, वो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की उपस्थिति में अपना कार्य सही करती है। और जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन, इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यदि हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उस समय हमारे शरीर में रोग होता है कौन सा? घेंगा, या जिसे हम जानते होंगे गलगंड के नाम से। किसके नाम से? गलगंड के नाम से। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसकी कमी से गलगंड रोग होता है, तो हमें हार्मोन का नाम बताना है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। यदि किसी लवण के बारे में आपसे बातें की जाती हैं कि ऐसा कौन सा खनिज होता है, कौन सा लवण होता है जिसकी अनुपस्थिति में गलगंड या घेंगा रोग होता है, तो वहाँ हमें हमारा सही जवाब बताना होगा क्या? आयोडीन बताना होगा।
तो 45 नंबर का सही जवाब हमारा क्या होता, सी होता। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। सीजीएल की एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे को देखने को मिला था। 2020 में जो पेपर लगे थे उन्हीं पेपरों में से एक पेपर का क्वेश्चन है ये कि थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। तो देखो, ऐसा हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती हैं, संख्या में कितनी होती हैं। यदि आप मेरे साथ इसके फर्स्ट लेक्चर में जुड़े हुए थे तो आप ऐसा इसका सही जवाब आप बता ही पा रहे होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं आज, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी टॉपिकों को आप 1 बाय 1 करके देखें, जिससे कि इसकी जुड़ाव की सभी बातें आपको समझ में आ सकें। और जो थायराइड ग्रंथि, अब हम डिस्कस करते हैं देखो थोड़ा सा थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड जो ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि अंग्रेजी के एच लेटर के समान होती हैं। किसके समान होती हैं? अंग्रेजी के एच लेटर के समान होती हैं। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती हैं। और इसी थायराइड ग्रंथि को आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। यदि किसी प्रश्न का जवाब आपके पास थायराइड ग्रंथि बन रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि मिलेगा, वहाँ ऑप्शन में आपको आउटू ग्रंथि भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो थायराइड जो ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि को ही आउटू ग्रंथि कहा जाता है। और जो थायराइड जो ग्रंथि होती है, इसके कोनों के ऊपर यहाँ जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को कहते हैं हम क्या? पैराथायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और इस पैराथायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम होता है पैरा आउटू। क्या होता है? पैरा आउटू। पैरा आउटू होता है इसका दूसरा नाम। तो देखो, थायराइड का दूसरा नाम हमने जाना था आउटू होता है, और पैराथायराइड का दूसरा नाम होता है पैरा आउटू। ध्यान रखिएगा। और पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, उस संख्या में हमें 4 दिख रही होगी, यहाँ से 4 होती हैं। तो यही क्वेश्चन में हमें बताना था कि पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और ये पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? गले में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? गले में पाई जाती हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब आप जान पाए होंगे कि सही जवाब होगा हमारा क्या? बी होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तो इस आयोडीन की कमी का जो लक्षण होता है, वो हमें ऑप्शन में बताना था कि इसकी कमी से कौन सा लक्षण हमें ऑप्शनों में दिखाई दे रहा था। अभी हमने बात किया है कि आयोडीन जो है, ये आयोडीन किसके लिए आवश्यक होता है? गले में पाई जाने वाली जो थायराइड जो ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि के लिए इस कारण आवश्यक होता है क्योंकि ये ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव करती है, जिस हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में या हम जिस भोजन का सेवन करते हैं, उस भोजन में आयोडीन की कमी होती है, तो ये थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती हैं, इसमें सूजन देखने को मिलता है, सूजन आ जाता है। तो यही हमारे को ऑप्शन में मिल रहा था कि थायराइड ग्रंथि की सूजन। ये देखो, आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो 47 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या होता? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। ऐसा आप जान ही पाए होंगे, इससे रिलेटिव सभी बातों को मैंने डिस्कस किया है। यदि आप लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इन चीज़ों को जान पाए होंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, यदि पीछे के क्वेश्चन में यदि आप मेरे साथ बने हुए थे तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपका सही निकल रहा होगा। गेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? गेंगा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से भी किस कारण से होता है? ऐसा हम रीजन पढ़ चुके हैं कि जो थायराइड जो गले में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, यदि थायराइड ग्रंथि यदि आपके पास ऐसे पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है, तो हम बता सकते हैं किस हार्मोन का? थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। किस हार्मोन का? थायरोक्सिन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है।
यदि हम जिस भोजन का सेवन करते हैं उस भोजन में यदि आयोडीन की कमी होती है तो वहाँ हमें घेंगा रोग देखने को मिलता है। हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलकंड रोग देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता क्या? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो फटाक से देखिए अगले क्वेश्चन का आप सही जवाब बताएं। देखें कि अगले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में हमें यहाँ से बताना था। देखो क्वेश्चन को हम कई बार जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन जब कई बार अब हमारे को गलत नहीं है उसके बारे में हम कई बार है वाला बता के आ जाते हैं, कई बार नहीं वाला बता के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में हमें देखो, और ये देखो क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में देखने को मिला था। लास्ट ईयर जो दिल्ली पुलिस के पेपर थे उन पेपरों में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि कौन सा कथन गलत है। उस गलत कथन के बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो पहला जो कथन है, पहला कथन हमें कह रखा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। क्या ये बात सही है क्या? नहीं। यदि मेरे साथ लेक्चर में आप शुरू से बने हुए होंगे तो इस आयोडीन की सभी जुड़ाव की बातें हैं, वो जुड़ाव की बातें आप जान पाए होंगे। किस आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगंड रोग देखने को मिलता है। घेंगा या गलगंड रोग होता है। जबकि जो एनीमिया जो रोग होता है, ये एनीमिया रोग तो हमारे शरीर में लोहे तत्व की कमी के कारण होता है। किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहे तत्व की कमी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ गलत लिखा हुआ है। वहाँ हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। नहीं, आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग नहीं देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग देखने को मिलता है। फिर एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया लोह तत्व की कमी से होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? ए होता। बाकी ऑप्शनों को भी हम देख सकते हैं। यदि हम प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी ऑप्शनों पे नज़र डालिएगा आप। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा हो जाती है। सही बात है। हमारे शरीर में अत्यधिक जो फैट होती हैं, ये फैट हमारी त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ जमा हो जाती हैं। तो सही कथन था ये भी हमारा, बी हमारा सही कथन है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण मतलब मरम्मत में सहायता मिलती है। सही जवाब है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन नए ऊतकों को जन्म देता है, नए ऊतकों को जन्म देता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी ये ऑप्शन भी हमारा सही था। डी ऑप्शन दिया हुआ है, मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो भोजन होता है, इस भोजन में हम विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों को खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए सुचारू रूप से काम कर सके। तो मनुष्य के शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो हमारा डी कथन भी यहाँ सही लिखा हुआ था। सही कौन सा कथन नहीं लिखा हुआ था? डी कथन सही नहीं लिखा हुआ था। क्वेश्चन में भी हमें यही बात पूछी गई है कि गलत बताइएगा, तो जो ए ऑप्शन है वो गलत कथन लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसके बारे में भी आप जान पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन के संश्लेषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? रेलवे के पेपर में देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। जो आगामी आने वाले दिनों में जो रेलवे के पेपर हैं, इन पेपर में दोबारा से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो ये बात आपको सही वे में समझ में आई होगी कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और थायरोक्सिन जो होता है क्या होता है? एक हार्मोन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? हार्मोन का प्रकार होता है। और इस हार्मोन का स्राव कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती हैं। और ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? गले में पाई जाती हैं। और इस थायराइड ग्रंथि के साथ दूसरी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं। पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती हैं। तो ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ से। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जान पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? चलिए तो बताइएगा। देखें कि ग्रेव का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। चलिए तो फटाक से आप बताइएगा
कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। तो आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे, तो मैंने देखो शुरू में आपको लेक्चर में डिस्कस करवाया था कि ग्रेव का जो रोग होता है, ये ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। ग्रेव का रोग, जो हमारे पास जो थायराइड जो ग्रंथि आती हैं, ये थायराइड ग्रंथि जिस हार्मोन का स्राव करती हैं, उस हार्मोन को कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन का स्राव कम होता है, थायरोक्सिन का स्राव कम होता है, तो उस स्थिति में जो हमारे पास जो रोग होता है, वो रोग कौन सा होता है? घेंगा या गलगंड रोग होता है। लेकिन थायराइड ग्रंथि जब ज़्यादा काम करने लग जाए, मतलब थायरोक्सिन का जब ज़्यादा स्राव होने लग जाए, जब थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा स्राव होने लग जाए, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? ग्रेव का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ग्रेव का रोग होता है। तो हम यहाँ से ऐसे बता सकते थे, देखो मैंने यहाँ से आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि जब ज़्यादा काम करने लग जाए तो थायरोक्सिन का ज़्यादा उत्पादन करेगी, और थायरोक्सिन का यदि ज़्यादा स्राव होगा, उस स्थिति में कौन सा रोग होगा? ग्रेव का रोग होगा। जब थायराइड ग्रंथि कम कार्य करेगी, मतलब थायरोक्सिन का उत्पादन कम करेगी, तो उस स्थिति में कौन सा घेंगा या गलगंड रोग हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन में कौन सा बताते हैं? देखो दो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो ए ऑप्शन, ये ए ऑप्शन भी नहीं होता है क्योंकि थाइमस के द्वारा थोड़ी होता है, ना ही हमारा सी यहाँ से सही जवाब होता। दो ऑप्शन तो हम काट सकते थे। फिर दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास। एक ऑप्शन तो हमें यूं कह रखा है कि थायराइड की अति सक्रियता, मतलब थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक काम करने के कारण ग्रेव का रोग होता है। हाँ, सही जवाब है बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण ग्रेव का रोग देखने को मिलता है। तो इसकी सभी बातों को भी आपने इधर से जाना होगा कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता के कारण ये रोग हमें क्यों देखने को मिलता है। चलिए, तो इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? फटाक से आप बताइएगा। यदि लेक्चर में मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप इस बात को सीख पाए होंगे कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का स्राव कौन करता है, और इंसुलिन अपना कौन सा कार्य संपादित करता है। तो ऐसी बातों को हमने जाना है। और इंसुलिन जो होता है, इस इंसुलिन के द्वारा हम मधुमेह पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो डायबिटीज होती है, इस डायबिटीज का नियंत्रण रखने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। रेलवे के पेपर में ये क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिला था, तो हम यहाँ से सही जवाब हमारा बता सकते थे कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब बता सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी छोटा सा है, प्यारा सा जवाब हमें बताना है यहाँ से। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने टॉपिक्स की पीडीएफ अभी आपने प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप सामान्य विज्ञान के सभी नोट्सों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आगामी आने वाले दिनों में हम जितने भी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं या पीछे हमने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है, वो सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, वो सभी एमसीक्यू उस पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें और अपनी जो पढ़ाई है उसमें इम्प्रूव करें। और सामान्य विज्ञान की यदि आप बेहतरीन लेवल तक यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप रोज़ाना मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में जुड़े रहिए, जिससे कि हम साइंस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से सीखने वाले हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ से और यहाँ सीखने को मिलती है, हमें ये भी मालूम होता है कि एग्ज़ाम में टॉपिक से रिलेटिव किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, मॉडरेट क्वेश्चन है, 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज हमें मिली कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें मिलता है। तो चलिए, तो 53 नंबर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय, ये अग्नाशय विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समय होता है। मतलब इस अग्नाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समय पाए जाते हैं, और इन कोशिकाओं के जो समय आता है, इस कोशिकाओं के समय को लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। द्वीप
कोशिकाएं कहते हैं या उसे समूह कहते हैं हम। तो अब तो आप जान पाए होंगे कि लैंगरहैंस के आइसोलेट या लैंगरहैंस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय में, और वो भी 3 प्रकार से पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा सेल होती हैं, जिसमें बीटा सेल होती हैं और गामा सेल होती हैं। जो बीटा प्रकार की जो सेल होती हैं ये इंसुलिन का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं? इंसुलिन का स्राव करती हैं। चलिए, तो आप इसकी जुड़ाव की बातों को जान पाए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या होता? अग्नाशय की लैंगरहैंस प्रकार के आइसोलेट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम किसको स्रावित करता है? जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में हमें बताना था कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो किसका स्राव करता है। तो देखो, कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये अंडाशय का भाग होता है। किसका भाग होता है? अंडाशय मतलब ओवरी का भाग होता है। किसका भाग होता है? ओवरी का भाग होता है। कुल मिला के बात हमें ये जाननी थी कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ से स्रावित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम अंडाशय का भाग होता है। और कार्पस ल्यूटियम किससे स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। किस हार्मोन का स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जिसका स्राव कहाँ होता है? फीमेल में होता है। और फीमेल में भी कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय में भी कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। और टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस में होता है? मेल में होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव भी किन में होता है? फीमेल्स में होता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता क्या? 54 नंबर का ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। चलिए, तो आप जान पाए होंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नरलिंग हार्मोन कौन सा है? जो हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में हमें बताना था कि नरलिंग हार्मोन कौन सा होता है या नरलिंग हार्मोन हम किसे कहते हैं। चलिए, तो फटाक से बताइएगा, ऑप्शन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आप कि नरलिंग हार्मोन कौन सा होता है। नरलिंग, अब देखो, ये देखो एसएससी सीजीएल के पेपर में यहाँ से इतना छोटा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो नरलिंग जो हार्मोन होता है, इस नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है? वर्षण करते हैं, मतलब टेस्टिकल्स करते हैं। कौन करते हैं? टेस्टिकल्स करते हैं। तो ये भी आपको परीक्षा में यदि पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन करता है? वर्षणों के द्वारा होता है। और टेस्टोस्टेरोन को नरलिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरलिंग हार्मोन कहते हैं। नरलिंग हार्मोन कहते हैं। और जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं इनको मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा लिंग हार्मोन कहते हैं। तो आप इन दोनों बातों को भी ध्यान में रखिएगा। परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मादा लिंग हार्मोन कहते हैं, जो महिलाओं में निकलते हैं। नरलिंग हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसका स्राव कौन करता है? वर्षण करता है। तो 55 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या होता? सी होता। तो देखो, इसी प्रकार आपको एग्जाम में टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव कौन करता है? मादा जो हार्मोन होते हैं वो एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। अभी हमने जाना है इस बात को। तो देखो, ये 56 नंबर का क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में पूछा गया था कि एस्ट्रोजन का स्राव कौन करता है? एस्ट्रोजन को कौन स्रावित करता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से। कुछ समय पहले हमने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी पढ़ा था। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। लेकिन अंडाशय में भी कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है या कार्पस ल्यूटियस के द्वारा होता है। ऐसा हमने जाना था। यदि आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए थे तो आप जान ही पाए होंगे। तो महिलाओं में 2 हार्मोन होते हैं
जो अक्सर निकलते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरे वाला होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन होता है। ऐसा हम जान पाए यहाँ से। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होता है, अंडाशय से, और प्रोजेस्टेरोन का कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम, या आप ऐसे कह सकते हैं अंडाशय से ही होता है, लेकिन जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो अंडाशय का भाग होता है। तो 56 नंबर का सही जवाब हमारा क्या होता, बी होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। जो उत्तेजनाएं होती हैं, उस उत्तेजनाओं के समय कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में निकलता है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो जो देखो हमारे मस्तिष्क में जो पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती हैं, जिसे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, वो कौन सी होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती हैं। कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती हैं। इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है, ऐसे हम जाना था। और वो भी कौन कौन से होते हैं पीयूष से, एक तो देखो हमने अक्सर पढ़ा है पीछे, एडीएच हार्मोन होता है, एसटीएच हार्मोन होता है, एसीटीएच हार्मोन होता है, एसीटीएच हार्मोन भी होता है। तो ये तो देखो मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो पीयूष ग्रंथि होते हैं उससे निकलते हैं। लेकिन हमारी किडनी जो होती हैं, इस किडनी के ऊपर की तरफ जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को कहते हैं क्या, एड्रिनल ग्रंथि। और इस एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है, एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है। और ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन हमारे शरीर में विपरीत परिस्थितियों में निकलता है, संकटकालीन परिस्थितियों में निकलता है, या हम ऐसे कह दें हमारे शरीर में जब उत्तेजनाएं विकसित होती हैं, उन उत्तेजनाओं के समय एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सी ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। और एड्रिनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है ये अपने स्राव को कब कब स्रावित करती है, जब साल्ट का कोई काम हो, मतलब क्षार का कोई काम हो, या सेक्स का कोई काम हो, या स्ट्रेस का कोई काम हो, या हमारे पास ऐसे आता है कि एक तो देखो साल्ट होता है, साल्ट की स्थिति में निकलता है, सेक्स की स्थिति में भी इस हार्मोन का स्राव होता है, स्ट्रेस की स्थिति में भी यह इस हार्मोन का स्राव होता है, और जो शुगर होती हैं उस शुगर की स्थिति में भी इस हार्मोन का स्राव होता है। इस कारण इसे 4S कहते हैं। और इसी ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती हैं अपने स्राव को फाइट, फ्लाइट और फेयर, इन तीनों स्थितियों में स्राव करती है। इस कारण इसे हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं। तो उत्तेजनाओं के समय कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और कौन सी ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। देखें कि अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। आप स्क्रीन से पढ़ ही पा रहे होंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए तो फटाक से बताइएगा। देखें कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर में उत्तेजनाओं से होता है। अभी देखो पीछे, यदि आप मेरे साथ पीछे वाले क्वेश्चन में यदि कंटिन्यू बने हुए थे तो आप वहाँ से जाना होगा कि उत्तेजनाओं के समय कौन सी ग्रंथि काम करती है, एड्रिनल ग्रंथि काम करती हैं। और इस ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्राव होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन का स्राव होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ से आप जान पाए होंगे कि हमारा सही जवाब होगा क्या, एड्रिनल ग्रंथि। लेकिन अब देखो एड्रिनल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो जो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। जो किसके ऊपर पाई जाती हैं, हमारे शरीर में जो 2 किडनी होती हैं, इन दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है ये एड्रिनल ग्रंथि। तो हम इसको क्या कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 58 नंबर के क्वेश्चन का सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। इससे जुड़ी हुई बातों को भी आप जान पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। स्त्रीलिंग हार्मोन के बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो देखो कुछ समय पहले जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन थे वहाँ मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि मादा जो होती है, इस मादा में 2 हार्मोनों का स्राव होता है मुख्यतः। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक तो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, और एक होता है कौन सा,
प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। और इन दोनों हार्मोनों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होगा क्या? देखो इन दोनों में आपको कोई एक ऑप्शन में मिल पा रहा होगा। जो बी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन लिखा है, ये टेस्टोस्टेरोन को तो नरलिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरलिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये तो हमारा गलत होता है यहाँ से। लेकिन जो सी ऑप्शन में हमारे पास लिखा है एस्ट्रोन, या इसको लिखा जा सकता है एस्ट्रोजन। क्या लिखा जा सकता है? एस्ट्रोजन लिखा जाता है। तो एस्ट्रोन हमारा यहाँ से सही जवाब होता। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल पा रहा है, एस्ट्रोन मिल पा रहा है, तो हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होता सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। और जो थायरोक्सिन होता है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलता है, जो हमारे गले में पाई जाती है, जिसका आकार अंग्रेजी के एच लेटर के समान होता है। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे यदि आप मेरे साथ इस क्लास में कंटिन्यू बने हुए होंगे तो आप ऐसा जान ही पाए होंगे। तो दोस्तों आप रोज़ाना मेरे साथ 10 बजे क्लास में जुड़ने के लिए तैयार रहा करो। और टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। आगामी आने वाले जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं उन सभी टॉपिकों के नोट्स आपको उस पीडीएफ में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें और रोज़ाना 10 बजे वाली क्लास में आप जुड़े रहें। यदि दोस्तों हमारा काम यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए तो आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 नंबर का क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? जो नमक होता है इस नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है जिससे कि हमारी थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम कर सके? तो डायरेक्टली पता रखिएगा कि पोटेशियम आयोडाइड, मतलब ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। जो थायराइड ग्रंथि होती है इस थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और हमारा जो नमक होता है इस नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है। तो इस कारण हमारा 60 नंबर का सही जवाब होता, ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो दोस्तों आप रोज़ाना मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिए और दोस्तों आप इसी प्रकार आगामी आने वाले दिनों में भी आप इसी प्रकार नए नए टॉपिकों को पढ़ने वाले हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप 10 बजे क्लास में तैयार रहा करो। और दोस्तों टॉपिक की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है आपको वहाँ से अवेलेबल हो ही जाएगी। और इसके कुछ पार्ट और बचे हैं। हमने ग्लैंड्स के जो 3 पार्ट हैं इन तीनों पार्टों को पूरा कर चुके हैं। इसके कुछ पार्ट और हैं। इन कुछ पार्टों को हम आगे आने वाली जो क्लास हैं, जैसे कि हम रोज़ाना 10 बजे वाली क्लास में हम जानते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो आप रोज़ाना मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में जान सकते हैं कि हम सामान्य विज्ञान से किस प्रकार हम अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं, परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी सभी बातों को हम यहाँ से जानते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।